हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल और उसके अंतर्गत अक्षांश और देशांतर से रिलेटेड बेसिक जानकारी हमने ली थी। आज हम भारत की सामान्य जानकारी और भारत का क्षेत्रफल से रिलेटेड हम इस वीडियो में दो टॉपिक क्लियर करेंगे और ये डिटेल के साथ हैं। छोटा सा वीडियो, लेकिन आप इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी मैं तथ्य बताऊंगा वो आपको किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जो कोई डाउट हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए, भारत की सामान्य जानकारी के अंदर दो टॉपिक रहते हैं। एक तो भारत की स्थिति क्या रहती है और एक विस्तार क्या रहता है। विस्तार के अंदर आपकी सीमा रेखा आ जाएगी, जो तटीय कितना है वो सीमा रेखा भी आ जाएगी, और जो पृथ्वी से रिलेटेड हैं, मतलब जो भूमि से रिलेटेड है वो कितनी है वो भी आ जाएगी। और भारत की विश्व में स्थिति क्या है, क्षेत्रफल कितना है, ये सारा विस्तार से रिलेटेड आता है। जबकि स्थिति के अंदर अक्षांशीय कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, ये सारा का सारा अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के अंदर स्थिति के अंदर आता है। दूसरा, भारत की जो पोजीशन है वो हमेशा आपको याद रखना है, उत्तर से उत्तर है, यानी अक्षांश के अंदर ये उत्तर से उत्तर है और देशांतर के अंदर हमेशा ये पूर्व से पूर्व रहता है। तो कभी भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो अगर जो भी कन्फ्यूजन वाले वर्ड रहेंगे या फिर कुछ भी तथ्य रहेंगे तो मैं आपको इसमें बताता रहूँगा। चलिए स्टार्ट कर लें। विस्तार कितना है, देखिए सबसे पहले हम अक्षांशीय विस्तार से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। ये जो पहला जो मैं बता रहा हूँ भूमि से रिलेटेड है। जो भारत के नक्शे के अंदर आपने हमारी मुख्य भूमि जो वाला भाग है तमिलनाडु वाला, वहाँ से ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट होकर कहाँ से, तमिलनाडु के कन्याकुमारी के केप कोमेरोन नामक स्थान से, ये तमिलनाडु का स्थान है, वहाँ से स्टार्ट होकर लद्दाख के अंदर जो कि हमारा यूनियन टेरिटरी है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक ये यहाँ तक है। और लद्दाख के अंदर जो स्थान है उसको इंदिरा कोल यानी कि वो दर्रा है, वहाँ तक ये हमारा लास्ट पॉइंट है। तो भारत की जो उत्तर से दक्षिण तक की जो कुल लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है, यानी 3214 किलोमीटर ये इतना लंबा है। दूसरी बात, अगर कर्क रेखा से रिलेटेड अगर हम बात करें तो भारत के ये लगभग बीच में से ही गुजरती हैं और जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। अब आपको बताना है कि 23.5 को कैसे लिखा जाता है। अगर आप मैथमेटिक्स में लिखेंगे तो 23.5 लिखेंगे, लेकिन हम डिग्री के अंदर बात करें तो वो यहाँ पे 0.5 नहीं लिख के आपको यहाँ पर आपको 30 मिनट लिखना पड़ेगा, यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट का आधा कितना हो गया यहाँ पे, मतलब आधा घंटे का मतलब यहाँ पे 30 मिनट होगा। तो 23 डिग्री 30 मिनट आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। एन का मतलब यहाँ पे नॉर्थ है, यानी उत्तर है। तो इस तरीके से आपको समझना है। भारत के अंदर कर्क रेखा पर सूर्य जो सीधा चमकता है तो वो जो दिन है आपको याद रखना है, कर्क रेखा पर सीधा चमकने का 21 जून है। तो इस दिन यहाँ पर 21 जून को सूर्य सीधा चमकता है। और जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती हैं। आपको याद रखना है कितने राज्य हैं जो कर्क रेखा से गुजरते हैं, 8 राज्य, जिसमें सबसे पहले अगर शुरुआत करें हैं गुजरात से लगाकर मिजोरम तक ये हमारी कर्क रेखा भारत के अंदर इस तरीके से पास होती हैं। तो देखिए, गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सीक्वेंस भी आपको याद रखना है। शुरुआत कहाँ से हो रही है, गुजरात से, फिर राजस्थान जाएगी, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब ये जो राज्य हैं इनकी राजधानी से क्वेश्चन बनता है। किस तरह से क्वेश्चन बनता है कि सबसे कर्क रेखा सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में लंबाई के हिसाब से हैं, सबसे छोटी कहाँ पे है, ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी राजधानी कर्क रेखा के सबसे निकटतम है, सबसे दूर किसकी राजधानी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, वो आप देखिए। राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, वो कर्क रेखा से सबसे दूर है, यानी कर्क रेखा से जयपुर की जो दूरी है वो सबसे ज़्यादा है। इसी तरीके से
हम ये कहें कि झारखंड की राजधानी रांची जो सबसे निकटतम है कर्क रेखा के, तो ये दोनों कन्फ्यूजन वाले जो क्वेश्चन है वो आपके क्लियर हो गए कि दूरी से एक रिलेटेड क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। अब लंबाई से बात करते हैं। कर्क रेखा की लंबाई किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, तो वो है मध्य प्रदेश। और कर्क रेखा की लंबाई किस राज्य में सबसे कम है, तो वो आपको याद रखना है त्रिपुरा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है और आपको समझते जाना है। अब आगे देखते हैं अपन, जैसे 21 जो जून की स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है उस टाइम में, क्योंकि 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर दिन जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, रात जो होगी सबसे छोटी होगी। इस तरीके से आपको याद रखना है। अभी हमने 8 डिग्री 4 मिनट से लगाकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से रिलेटेड ये पूरी की पूरी हमने जानकारी ली, तो ये भूमि से रिलेटेड है। लेकिन अब हम अंडमान निकोबार से भी हम लोग चलते हैं। वहाँ पर जो अंडमान निकोबार का जो एक पॉइंट है जिसको अपन इंदिरा पॉइंट कहते हैं, ये है ग्रेट निकोबार का पिगमिलियन या फिर पार्सन पॉइंट कहलाता है, जिसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ये बंगाल की खाड़ी के अंदर स्थित है, जहाँ पे जो उसका उत्तरी अक्षांश वाला जो डिग्री में कौन सा पॉइंट है आपको याद रखना है। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से भारत की स्थिति स्टार्ट होती है और ये आपको याद रखना है 6 डिग्री 4 मिनट। दूसरा, कर्क रेखा जो है वो भारत की जो जलवायु है उस जलवायु को दो भागों में बांटती हैं। 23.5 डिग्री से दक्षिण की तरफ उष्ण कटिबंध रहता है और 23.5 डिग्री से उत्तर की तरफ शीतोष्ण कटिबंध रहता है। ये मैंने आपको जो बेसिक वीडियो बताया था दो, उसके अंदर मैंने बताया था। अब भारत का जो कुल अक्षांशीय विस्तार है मुख्य भूमि से रिलेटेड मैंने पहले बताया था 37 डिग्री 6 मिनट से लगाकर 8 डिग्री 4 मिनट, तो ये आपका मुख्य भूमि वाला। तो इसमें अंतर कितना है, 29 डिग्री 2 मिनट का है। और संपूर्ण भूमि से रिलेटेड जो कि आपका अंडमान निकोबार का इंदिरा पॉइंट भी इसमें हम सम्मिलित कर देंगे, तो कितना आएगा 37 डिग्री 6 मिनट से लगाकर 6 डिग्री 4 मिनट। इसका अगर अपन डिफरेंस निकालें, अंतर निकालें, तो 31 डिग्री 2 मिनट आता है। तो ये आपको याद रखना है कहाँ से कहाँ तक, उत्तर से उत्तर। सबसे पहले हम नीचे से बोलते हैं 6 डिग्री 4 मिनट से लगाकर उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट तक, इस तरीके से बोला जाता है। अब हम देशांतरी विस्तार से रिलेटेड जानकारी लेते हैं। देशांतरी विस्तार के अंदर आपको कहाँ से लेना है, भारत का जो पश्चिम वाला क्षेत्र है वहाँ से शुरुआत करेंगे और आपको जो अरुणाचल में वांगलू या फिर किबुथु जो स्थान है अरुणाचल प्रदेश, वहाँ तक आपको पूर्व से पूर्व बोलना है। तो देखिए 68 डिग्री 7 मिनट यानी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लगाकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये भारत की स्थिति है। ये सिर्फ सिंगल ही आएगी, लेकिन आपको मैंने मुख्य भूमि और संपूर्ण भूमि वाला जो अक्षांशीय विस्तार में दो आती है, क्योंकि मुख्य भूमि तमिलनाडु तक ही है, लेकिन भूमि बंगाल की खाड़ी के अंदर भी है जहां हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ये आपको याद रखना है, लेकिन देशांतर में एक ही आएगी। और जो गुजरात के अंदर गौर माता नामक स्थान है जहाँ से ये स्टार्ट होकर अरुणाचल के वांगलू की बूथी नाम के अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये स्थान है, वहाँ तक हमारी देशांतरीय विस्तार है। भारत की जो पश्चिम से पूर्व की जो लंबाई है वो 2933 यानी 2933 किलोमीटर है। ये भी आपको याद रखना है। अगर इन दोनों यानी कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, इन लंबाई का अगर अंतर देखा जाए तो 281 किलोमीटर है। तो ये आपको अंतर भी पता होना चाहिए। और अगर इनका कुल देशांतरीय विस्तार अगर हमें पता करना है कि कुल देशांतरीय विस्तार कितना है, तो इस 97 डिग्री 25 मिनट में से 68 डिग्री 7 मिनट अगर हम घटा देंगे तो टोटल देशांतरीय विस्तार आ जाएगा, जो कि 29 डिग्री 18 मिनट आता है। एक और क्वेश्चन आता है कि भारत के अंदर सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त कहाँ होता है और सबसे अंत में कहाँ होता है। तो आपको याद रखना है भारत में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त अरुणाचल प्रदेश में होता है और सबसे अंत में सूर्योदय और सूर्यास्त गुजरात के अंदर होता है।
तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। अब आगे देखते हैं। देशांतरीय जो रेखा हैं, देशांतर रेखाओं, उसके आधार पर समय की गणना की जाती है, ये हमने पहले ही आपको बता दिया। भारत की जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री है, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट, न कि आपको 82 डिग्री 50 मिनट बोलना है। बात समझ में आ रही है? 50 मिनट जैसे ही बोलोगे गलत हो जाएगा। यहाँ 82.5 का मतलब ये हो गया 82.5 नहीं, 82 डिग्री 30 मिनट। दूसरा, यह भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, उसी तरीके से ये देशांतर जो हमारी मानक रेखा है, समय मानक रेखा, ये आपके 5 राज्यों से गुजरती हैं। देखिए, उत्तर में उत्तर प्रदेश, फिर दक्षिण की तरफ हम चलते जाएंगे तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश का प्रयाग या नैनी, जो मिर्ज़ापुर के समीप से ये आपकी उत्तर प्रदेश में स्टार्ट होते हुए ये यहाँ से पास होती हुई आपके आंध्र प्रदेश की तरफ से ये गुजर जाती हैं। 82.5 डिग्री मानक समय रेखा। छत्तीसगढ़ के अंदर कर्क रेखा और मानक समय रेखा दोनों आपस में इंटरसेक्ट होती है, दोनों आपस में मिलती है, ये भी आपको याद रखना है। भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे हैं, ये आपको मैंने पहले भी बताया था। वो कैसे रहता है देखिए, आप देखो, 1 डिग्री जो देशांतर है उसको पार करने में सूर्य को लगभग 4 मिनट लगता है। आप तो एग्जैक्ट मानिए 4 मिनट का समय लगता है। अब 82.5 डिग्री का आपको कैलकुलेशन करना है। कैसे? 82.5 को आपको 4 से गुणा कर देना है, तो टोटल मिनट आ जाएंगे 328 मिनट। अब आधा मिनट का मतलब हो गया 4 मिनट पूरे 1 घंटे में लग रहा है, तो इसको आधा कर दीजिए, तो आधा तो कितना हो गया? 2 मिनट। अब इन दोनों को 328 और 2 मिनट को जैसे हम लोग जोड़ देंगे तो 330 मिनट हो जाएंगे। तो कुल समय 82.5 का मतलब ये हो गया कि ग्रीनविच जो रेखा है उससे यानी कि 330 मिनट ये आगे हैं। तो 330 का मतलब ये हो गया, 300 का मतलब हो गया 5 घंटे और 30 मिनट का मतलब हो गया आधा घंटा, यानी कि 5.5 घंटे ये मानक समय यानी ग्रीनविच रेखा से आगे हैं। अब उत्तर से लगाकर आपको ये याद रखना है कि हमारा जो समय में अंतर कितना है, भारत के पूर्व से पश्चिम में समय अंतराल कितना है, इसकी कैलकुलेशन देख लीजिए आप लोग। एग्जाम में पूछा गया है कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कुल समय सूर्य को कितना लगता है? 4 मिनट लगता है। तो हमारा अंतर कितना आया? 29 डिग्री 18 मिनट आया। तो 29 डिग्री को पहले आप लोग इसको मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए, कितना मिनट लगेगा? इसको 29 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, 116 मिनट आ जाएंगे। और 18 मिनट को भी आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 72 सेकंड आ जाएगा। याद रखिए, ये सेकंड में है। अब सेकंड को आप मिनट में बदलिए, 72 सेकंड का मतलब 1 मिनट और 12 सेकंड। तो 1 मिनट को इसके अंदर 116 मिनट में ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो 117 मिनट और 12 सेकंड आता है। 117 मिनट और 12 सेकंड को अब आप घंटे में बदलिए, तो जैसे आप इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 117 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटा और 57 मिनट, और 12 सेकंड को आप लोग 12 सेकंड रखिए, तो लगभग ये 2 घंटे का समय अंतराल रहता है। एग्जैक्ट पूछे तो आपको 1 घंटा 57 मिनट और 12 सेकंड का समय लगता है। भारत के पूर्व से पश्चिम तक ये जो समय अंतराल है उसके अंदर, और लगभग पूछे तो आपको 2 घंटे आपको याद रखना है। देखिए, मैंने पूरा एकदम डिटेल में आपके लिए कैलकुलेशन भी करके रखी है, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये कैलकुलेशन किस तरीके से हो रही है। अब हम भारत का क्षेत्रफल, जो भारत का जो विस्तार है उसकी स्थिति किस तरीके से है, तो ये हम लोग देख लेते हैं विस्तार से संबंधित। फिर सीमा और बाकी जो टॉपिक रहेंगे उससे रिलेटेड हम लोग देख लेंगे। अब भारत का क्षेत्रफल देख लेते हैं। देखिए, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हैं। किलोमीटर स्क्वायर को इस तरह से बोलते हैं हिंदी के अंदर वर्ग किलोमीटर, और इंग्लिश में किलोमीटर स्क्वायर बोला जाता है। तो ये क्षेत्रफल हमेशा आपको याद रखना है, वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर के अंदर ही होता है। ये जो क्षेत्रफल है दे रखा है,
यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसको ध्यान में रखा जाए तो विश्व के अंदर ये भारत 7वें स्थान पर आता है, ये भी आपको याद रखना है। अब 7वें स्थान पर किस तरीके से आता है ये भी आपको अगर पता चला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो अगर सीक्वेंस में अगर पूछा जाए तो आपको एक ट्रिक दे रखी है, रुक चीन अब आ भारत। ये एक आपको ट्रिक याद रखनी है। क्या नाम दिया मैंने, रुक चीन अब भारत आ। तो रू का मतलब रूस हो गया, क का मतलब कनाडा हो गया, चीन का मतलब चीन हो गया, अ का मतलब अमेरिका, ब का मतलब ब्राज़ील, आ का मतलब ऑस्ट्रेलिया और फिर आ गया भारत। ये जो देश हैं इन देशों का ये क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे बड़ा कौन है, रूस है, सबसे 7वें नंबर पे भारत है, 5वें नंबर पे ब्राज़ील है, चौथे पे अमेरिका, फिर आपका तीसरे पे चीन, छठे पे ऑस्ट्रेलिया। ये सीक्वेंस में ही दे रखा है, इसको आपको याद रखना है, रुक चीन अब भारत आ, ये आपको याद रखना है। इन देशों की राजधानी भी आपको पूछा जाए तो आपको याद रखना है, रूस की मॉस्को, कनाडा की ओटावा, चीन की बीजिंग, अमेरिका की वाशिंगटन डीसी, ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा और भारत की नई दिल्ली आपको याद रख है। दूसरा, अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से दोनों में बराबर स्थान रखने वाला कौन सा देश है, तो आपको याद रखना है ब्राज़ील। कैसे, वर्तमान के अंदर ब्राज़ील एक ऐसा देश है जो जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां स्थान रखता है। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन है, दूसरा नंबर भारत का आता है। तो ये आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से दोनों के अंदर अगर बराबर स्थान कौन सा है तो वो 5वां है, किसका है, ब्राज़ील देश का। भारत के अंदर जो राज्यों का क्रम है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो इसका भी आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश आता है, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश। ये 4 राज्यों का आपको पता होना चाहिए, ये सबसे बड़े राज्य होते हैं। और इन राज्यों का अगर क्षेत्रफल भी आपको पूछा जाए तो ये मैंने नीचे क्षेत्रफल लिखा हुआ है, तो ये आपको एक रफली पता होना चाहिए। एक अगर आप बड़े एग्जाम दे रहे हैं तो उसके अंदर आपको राज्यों का क्रम भी पूछा जाएगा, ना कि इसमें क्षेत्रफल पूछा जाएगा जो फिगर के अंदर दे रखा है। केवल आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, सबसे बड़ा राजस्थान, उसके बाद आपको कन्फ्यूजन करने के लिए महाराष्ट्र बीच में दे देंगे, लेकिन आपको याद रखना है राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र और उसके बाद उत्तर प्रदेश। ये आपको सीक्वेंस याद रखना है, सबसे बड़े से छोटे की तरफ। अब सबसे छोटे राज्यों के अंदर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे छोटा राज्य है वो गोवा, उससे बड़ा जो है वो सिक्किम है, उससे बड़ा त्रिपुरा और उससे बड़ा आपका नागालैंड है। तो इस तरीके से भी आपको याद रखना है। गोवा का क्रम सबसे छोटा राज्यों के अंदर पहला स्थान आता है, फिर सिक्किम आता है, त्रिपुरा और फिर नागालैंड। इस तरीके से आपको ये सबसे छोटे राज्यों का क्रम दे रखा है। दूसरा, इनका क्षेत्रफल कितना कितना है ये भी आपको मैंने फिगर में दे रखा है। जैसे गोवा एक राज्य है जिसका जो क्षेत्रफल है वो 3,702 वर्ग किलोमीटर है, यानी किलोमीटर स्क्वायर है, तो ये सबसे छोटा है। और नागालैंड की बात करेंगे क्योंकि चौथा राज्य है, 16,579 किलोमीटर स्क्वायर हैं। तो ये इस तरीके से आपको याद रखना है। अब हम भारत विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है और विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.5% भाग जो जनसंख्या है वो भारत के अंदर निवास करती हैं। किसकी? विश्व की। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बेसिक भारत की जो क्षेत्रफल कितना है और भारत की अक्षांशीय और देशांतर विस्तार से रिलेटेड जो सामान्य जानकारी से रिलेटेड मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया। ये मेरा हैंड रिटेन नोट्स का प्रयास आपको कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया आप लोग मुझे लाइक और कमेंट के साथ करें। अन्य तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो सभी आप तक बिना रुके पहुंचते रहें। आप अपने जो नॉलेज है उसको हमेशा बढ़ाते रहें। मिलते हैं नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। ओके।